जय हिंद। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम लोग उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसे बोलते हैं स्केलेटरी सिस्टम ही बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलेटरी सिस्टम। इसी के बारे में आज की जो हम लोग का क्लास होने वाला है। ऐसे कई क्लास हम लोग का चल चुका है जो ग्लोबल साइंस स्टडी के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर प्लेलिस्ट में सब वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग। चलते हैं कि मानव उत्सर्जन के बारे में आज ही की क्लास में जानने वाले हैं कि मानव जैसे उत्सर्जन करता है तो किस तरह करता है, और आज की बेहतरीन क्लास में जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं कि हम लोग मानव उत्सर्जन कैसे करता है। जैसे मानव उत्सर्जन करता है तो मानव उत्सर्जन करने के संबंध में ऐसी कौन कौन सी क्रिया निभाता है। जैसे मान लीजिए जो मानव उत्सर्जन करता है तो ओनली एक उत्सर्जन किस स्थान से होता है और कैसे होता है, उसके बारे में भी आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। अगर अंत तक बनिएगा तो बेहतरीन पाइएगा, अंत तक बनिएगा तो बेहतरीन पाइएगा कुछ, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो बेहतरीन पाइएगा। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं कि जो मानव में शरीर का उत्सर्जन, जैसे मानव हो गया तो मानव किस किस अंग से अपना उत्सर्जन करता है, चलिए जानते हैं। इसे में मानव में अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जैसे जो हमारा मानव हो गया, मानव अपने भोजन को ग्रहण कर रहा है, भोजन ग्रहण करने के वजह से हम लोग भी ऑक्सीजन का भी ग्रहण करते हैं, तो ऐसे कई उसमें अनपचा पदार्थ उत्पन्न होता है, उसको शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? मानव उत्सर्जन तंत्र। क्या कहलाता है? मानव उत्सर्जन तंत्र। मतलब कि मानव जब उस से जो अनपचा चीज़ होता है उसको बाहर निकाल देता है, उसी का बोलते हैं उत्सर्जन कहते हैं। ऐसा समझ में उत्सर्जन किसे कहते हैं? बोल रहा है कि उत्सर्जन तंत्र के अध्ययन को यूरेटोलॉजी कहते हैं। कि जो उत्सर्जन तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं? यूरेटोलॉजी कहते हैं। ये जो यूरेटोलॉजी होता है उत्सर्जन तंत्र के अध्ययन को बोलते हैं। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर हम समझा देंगे तो एक बार और इसको बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए जानते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हटते हैं बगल में। चलिए, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम चलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं कि जो जिसे बोल रहे हैं कि शरीर के अंगों से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन अंग कहलाता है। ऐसे हम अपने शरीर के कोई अंग को लेकर और उससे हम जब बाहर निकालते हैं तो उसे बोलते हैं उत्सर्जित अंग बोलते हैं। ऐसे में हम अपनी त्वचा से अगर बाहर निकाल रहे हैं उत्सर्जित पदार्थ को, तब इस एक अंग हुआ त्वचा। अगर हम फेफड़ा से निकाल रहे हैं कोई चीज़ को तो फेफड़ा हुआ, क्या हुआ? एक अंग है। अगर हम एक मूत्रवाहिनी किडनी के माध्यम से अगर हम निकालते हैं अपने उत्सर्जन को तो वो क्या हुआ? एक अंग ही है, किडनी। तो उसी के बारे में आज की क्लास में जानने वाला है। तो यही बोल रहा है कि जो मानव के बोल रहा है कि शरीर के अंग से उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जित अंग। मतलब कि शरीर के अनेक भाग को, कोई भी भाग को लेकर अगर वह बाहर निकल रहा है, वही क्या कहलाता है? उत्सर्जित अंग कहलाता है। मतलब कि शरीर के अंग से जुड़कर वह बाहर निकल रहा है कोई अनपचा पदार्थ, उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन अंग। मतलब कि जिस अंग से निकल रहा है उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जित अंग बोलते हैं। ऐसा में कि उत्सर्जित अंग किसे कहते हैं ना, आ गया। अब जो उत्सर्जित अंग होता है कई रूप में निकलता है। जैसे में हमारा जो होता है एक फेफड़ा होता है। क्या होता है? हमारा लंग्स होता है। फेफड़ा से हम क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। तो आप जानेंगे कि फेफड़ा से किस तरह करते हैं और कैसे करते हैं, उसके बारे में भी जाने वाले हैं। फिर आता है हम लोग का यकृत। ये जो यकृत होता है, यकृत का भी कार्य विधि होता है जो उत्सर्जन करने का कार्य करता है ना। अब होता है हम लोग का आंत आता है, फिर आता है विकृत और त्वचा। सबके बारे में हम जानेंगे बारी बारी से, अच्छी तरह से जानेंगे और अच्छी बेहतरीन तरह से उसके अंदर कैसे कैसे होता है और उसके अंदर तक जाकर बताएंगे आपको और कैसे होता है। ठीक है, चलिए जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग का क्या आता है। सबसे पहले हम लोग का आता है त्वचा। त्वचा या शरीर का सबसे ऊपरी भाग होता है। जो त्वचा होता है या शरीर का सबसे ऊपरी भाग होता है, जो हम लोग का जो दिखाई दे रहा है ऊपर का, इसी को बोलते हैं त्वचा। त्वचा के माध्यम से जैसे हम लोग करते हैं कि पसीना के रूप में निकालते हैं क्या चीज़ को? जल को। जब हम पसीना को क्या करते हैं? जल को जैसे पसीना के रूप में निकाल देते हैं। ये क्या है? एक उत्सर्जन पदार्थ है। ये क्या है? उत्सर्जन पदार्थ हुआ ना। जैसे में हम आपको जब हम पढ़ा रहे थे कि आपको
ये भोजन अगर हम लोग का अपघटित होता है शरीर के अंदर तो किस तरह हुआ होता है और कैसे, और अनपचा परत कैसे बनता है, उस चीज़ को भी आप बताए थे। आज भी हम बताएंगे, उस देख लीजिएगा कैसे बनता है। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो ग्लूकोज के रूप में क्या करते हैं कि C6H12 और O6 का ग्रहण करते हैं। ग्लूकोज ही क्या है, ग्लूकोज को जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो क्या है, ग्लूकोज है, रूप है। अब जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो ये जो ऑक्सीजन होता है ग्लूकोज को अपघटित करता है। जब यह अपघटित करता है तो इस सीधे निर्माण करता है 38 ATP। क्या होता है, 38 ATP प्लस CO2 प्लस H2O। ये जो H2O हुआ फिर CO2 हुआ, ये जो ATP होता है बताते हैं, ये जो हमारा 38 ATP होता है ये सीधे हमें क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, ये तो हमें सीधे ऊर्जा प्रदान करता है। ये तो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हमारे शरीर में CO2 और H2O पाया जा रहा है तो इसका कार्य क्या होगा, आइए जानते हैं इसके बारे में भी। ठीक है, आप जानते हैं कि जो 38 ATP ऊर्जा होता है यह हमारे शरीर के लिए क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारे शरीर में अगर नहीं बनेगा तो हम जैसे पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास फुल एनर्जी है, तब हम आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगा तो हम आपको नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें ऊर्जा नहीं मिल रहा है। जिस व्यक्ति को ऊर्जा मिलता है वही कार्य कोई भी करता है। जैसे हमारा खेतों में करता है किसान काम, तो खेत में किसान को खाना ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है तो उसे एनर्जी मिलता है, तो वह वर्कर करता है, काम करता है। जैसे रोड पर देखते होंगे गट्टी को तोड़ते हुए मजदूर, काम करते हुए घरों में मजदूर, तो ये सब काम कैसे करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे में आप ही मानिए भोजन कर रहे हैं तभी तो आप पढ़ रहे हैं, अगर नहीं करें तो एकदम पेट में चूहा कूदेगा, भूख लग जाता है, लगता है ना। ये देखिए एनर्जी तुम्हारे पास नहीं है, कुछ कम करने का मन नहीं करता है, ना बैठने का मन करता है। उसी प्रकार हो जाता है, मजदूर को भी होता होगा, हम लोग को भी होता होगा, अन्य प्राणी जीवों को भी होता होगा। तो जो ऊर्जा निर्माण, हम सीधे ऊर्जा रहेगा तभी तो हम ऊर्जा मिलेगा, भोजन ग्रहण करेंगे तभी तो हमें ऊर्जा मिलेगा। जब तक हम भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगा नहीं, मिलने वाला है। तो इसके रासायनिक क्रिया बहुत सारे ऐसे होते हैं, उसके बारे में हम लोग ऊपर की क्लास में जान चुके हैं। और आज की जो क्लास जाने वाले हैं उत्सर्जन के बारे में, तो इसको समझा देते हैं कि टॉपिक है, इसको कई क्लास में समझा चुके हैं, इस चीज़ को देखिएगा। ऊपर वाले जो क्लास जिससे में हम लोग का श्वसन पढ़ चुके हैं, पाचन पढ़ चुके हैं, मानव में रक्त का परिसंचरण कैसे होता है, हृदय कैसे काम करता है, जैसे मानव के पाचन तंत्र कैसे काम करता है, सबके बारे में क्लास में जान चुके हैं। कि पोषण हम करते हैं तो क्या चीज़ को ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे कैसे ग्रहण करते हैं, सबके बारे में क्लास हो चुका है। अगर आप नई क्लास देखे हैं तो उस क्लास को भी देखना आपको अति आवश्यक है, जिससे अच्छी बेहतरीन आपको मिल सकती है। ठीक है, चलिए जानते हैं कि हमारा जो ATP 38 ATP जो ऊर्जा मिल रहा है, हमें क्या बना रहा है, सीधे ATP बना रहा है। 38 ATP के फॉर्म में ऊर्जा जिसे हम पढ़ा रहे हैं, ये जो बन गया CO2 तथा H2O, ये तका हुआ उत्सर्जन पदार्थ हुआ। ये अनपचा चीज होता है, अगर हमारे शरीर में रहे तो यह शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। अगर यह चीज़ हमारे शरीर में रहता है तो हानि होता है, क्या होता है, हानि भी होगा। अब इसे शरीर से क्या करना है, बाहर निकालना है। तो ब्लड सीधे CO2 को लेता है और सीधे ले आ जाता है फेफड़ा के पास, फेफड़ा इसे अवशोषित करके फिर इसे बाहर निकलता है। तो हम फेफड़ा जब हम लंग्स से पढ़ाए हुए हैं क्लास में श्वसन में, तो वहाँ पे अच्छी तरह से हम बताए हुए हैं कि जो फेफड़ा होता है किस तरह ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलता है, और ब्लड में किस तरह फेफड़ा फेंकता है, उसमें एक वायु कोष पाया जाता है जो किस तरह ऑक्सीजन को फेंकता है, उसके बारे में अच्छी तरह से बताए हुए श्वसन में। उस क्लास को करिएगा तब इसको वहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं। अब जो CO2 का करता है फेफड़ा से निकल जाता है, हमारा बच जाता है H2O। तो कुछ भाग जो फेफड़ा से निकल जाता है, लेकिन ये जो होता है पसीना के रूप में निकलता है सीधे। हम यहाँ पे बताए हैं कि जो त्वचा होता है, त्वचा पसीना के रूप में NaCl तथा नाइट्रोजन तथा उत्सर्जन करता है। हमारा जो त्वचा होता है NaCl के रूप में, मतलब कि नमक के रूप में। जैसे जो पसीना होता है थोड़ा नुनछा होता है, क्या होता है, कभी देखिएगा कि गर्मी खूब होता है, आप पढ़ते लिखते हैं ना, पढ़ लिख रहे हैं, लाइन नहीं है, गर्मी खूब हो रहा है, तो कभी कभी पसीना चूहते तो कभी आ जाता है ओठ पर। अब ओठ पे आता है तो जीभ ऐसे कर लेते हैं तो लगता है कि नुनछा लगता है, अगर मतलब कि पसीना क्या है, नमकीन है, मतलब उसमें NaCl भी पाया जा रहा है। किसमें,
पसीना में, एक मतलब कि हमारे शरीर से NaCl भी उत्सर्जित पदार्थ के रूप में निकल रहा है। उसी प्रकार हमारा नाइट्रोजन भी निकलता है। क्या निकलता है? तो नाइट्रोजन N2 भी निकलता है हमारे शरीर से, गैस के रूप में, उत्सर्जन के रूप में निकलता है। आया समझ में कि त्वचा से किस तरह हम लोग का उत्सर्जन होता है? आया समझ में बेहतरीन तरह से। आप जानते हैं कि फेफड़ा के द्वारा CO2 तथा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। हमारा जो लंग्स है वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बताए हुए हैं, उस क्लास को करिएगा तो बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा किस तरह हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है ना। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा के माध्यम से हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। जैसे में हम श्वसन लिए, ऑक्सीजन को ग्रहण किए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाले। ये कैसे निकालते हैं हम बताए हुए क्लास में, देख लीजिएगा ना। ये जो वाष्प के रूप में, जैसे में आप लोग देखे होंगे कि वाष्प जल के रूप में कैसे हम निकालते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो ठंडा के दिन आता है ना, तो आप लोग सांस लेते हैं चाहे भाप छोड़ते हैं, तो कभी हाथ ऐसे करिएगा तो कहाँ निकलता है कि थोड़ा माइक्रो लेवल के जल के रूप में, खंडित रूप में निकलता है। और क्या बनता है? जल ही न है, जल का ही एक वाष्प ही न है वो जो निकलता है। तो वो भी क्या होता है? मतलब कि फेफड़ा के माध्यम से CO2 तथा जल का वाष्प बाहर निकलते रहता है। आया समझ में? अच्छी तरह से समझ में आया होगा, निकलता है। अब आते हैं हम लोग यकृत पे। अब यकृत की कार्य विधि हम लोग पाचन जो क्लास पढ़े हुए हैं वहाँ पे अच्छी तरह से बताए थे कि हमारा जो किडनी कार्य करता है, किडनी में किस तरह यकृत काम करता है। हम वहाँ पे आपको बताए थे कि हम लोग जैसे में ग्रहण कर लेते हैं बहुत अच्छे प्रोटीन पदार्थ का ग्रहण कर लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट का अधिक अगर मात्रा में जब ग्रहण कर लेते हैं, तो हम वहाँ पे आपको बताए थे कि हमारा जो प्रोटीन अधिक मात्रा में ग्रहण कर लिए तो प्रोटीन सीधे बनाता है कार्बोहाइड्रेट बनाता है अमीनो अम्ल सीधे कहाँ बन रहा था? यूरिया बना रहा था। आपको वहाँ पे बताए थे कि यूरिया बनाता है या फिर यूरिया सीधे देता है किडनी को छानने के लिए। तो किडनी हम लोग का आता है उत्सर्जन में। हम आपको बताए थे कि उत्सर्जन के क्लास में अच्छी तरह से बताएंगे। तो आज तो बताइए करेंगे उत्सर्जन कैसे होता है और किस तरह होता है, ऐसी क्या कार्य विधि होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। अब ये जो हम लोग का होता है यकृत, तो हम आपको बोले थे कि जो हमारा मान लीजिए हम अधिक मात्रा में प्रोटीन को ग्रहण कर रहे हैं, तो अब उस सीधे प्रोटीन क्या होता है? हमारे शरीर में अधिक अगर प्रोटीन रहेगा तो हानिकारक होता है। तो अब वो जो यकृत का जो कार्य होता है कि अधिक मात्रा में अगर प्रोटीन हमारे आ जाए तो वो प्रोटीन को सीधे बनाता है कार्बोहाइड्रेट को सीधे बनाता है। हम आपको वहाँ पे एकदम डायग्राम के माध्यम से समझाए हुए हैं कि पाचन शक्ति में ना, वहाँ पे देखिएगा कि डायग्राम से माध्यम समझाएं तो इस आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हम लोग का होता है उत्सर्जन होता है। इस चीज़ को मिटा सकते हैं। अगर आप लोग फोटो लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं ना। तो हम बताए थे कि आप लोगों को कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बार, हाँ कहाँ थे हम लोग कि इससे प्रोटीन को हमें अगर ग्रहण कर लिए तो प्रोटीन अगर अधिक मात्रा में हो गया तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, प्रोटीन सीधे कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट सीधे कहाँ बदलता है? एमिनो अम्ल। क्या बनता है? एमिनो अम्ल बदलता है। एमिनो अम्ल सीधे कहाँ बदल रहा था? सीधे यूरिया में बदल रहा था ना। यूरिया बदलता, यूरिया सीधे कहाँ दे रहा था? विकृत को दे रहा था। अब विकृत सीधे छान कर नेफ्रॉन के माध्यम से इसे बाहर निकाल दे रहा था। तो हम वहाँ पे बताए थे कि अधिक मात्रा में प्रोटीन को ग्रहण करना हानिकारक होता है। और आप कभी भी अगर जैसे में प्रोटीन जैसे मिलता है हम लोग का सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन, जिसे साबूदाना के नाम सुने होंगे कि सोयाबीन होता है, अधिक मात्रा में इसमें प्रोटीन मिलता है। तब अधिक मात्रा में प्रोटीन करना भी हमारे शरीर के क्या है? हानिकारक है। लेकिन हमारा जो कोशिका का निर्माण करता है तो एक प्रोटीन है जो कोशिका को एनर्जी प्रदान करता है। तो हमें अगर प्रोटीन को ग्रहण करना है तो मतलब उतना ही ग्रहण करना चाहिए जो हमारे शरीर के लेवल के लिए अच्छी हो। सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन का ग्रहण करना हमारे शरीर का क्या होता है? हानिकारक होता है। अगर हम ग्रहण कर लेते हैं तो सीधे क्या बना रहा है? कार्बोहाइड्रेट से अमीनो अम्ल से यूरिया फिर विकृत के माध्यम से बाहर निकाल दे रहा है। ऐसा क्या जरूरत है हम लोग को? प्रोटीन का अधिक ग्रहण करना। ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि यकृत इसके द्वारा अधिक मात्रा में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल तथा पुनः यूरिया में बनाकर इसे क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो अधिक मात्रा में प्रोटीन का ग्रहण करना भी क्या होता है? हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ठीक है। तो हम वहाँ पे भी बताए हुए हैं, पाचन में भी वहाँ पे देख सकते हैं क्लास को ना। ठीक है। अब आता है हमारा जो बड़ी आत आती है कि जो बड़ी आत आती है, आत का भी
इसमें क्या कार्य विधि होता है। जैसे में हमारा जो आंत होता है मल के रूप में आंत में होता है रिक्टम, कोलन और रेक्टम पाया जाता है। इसके माध्यम से हमारा जो शरीर होता है मल के रूप में बाहर निकलता है, मल के रूप में उत्सर्जन परत निकलता है। तो उसके बारे में जैसे जो भोजन को पचाने के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को मल के रूप में बाहर निकालना क्या कहलाता है, बड़ी आंत। बड़ी आंत के अंदर हम लोग का होता है सिकम, कोलन और रेक्टम होता है। इसमें 3 कार्य विधि निभाता है। इन 3 कार्य विधि के बारे में हम जान चुके हैं। जो हमारा बेहतरीन जो उत्सर्जन पदार्थ जो काम कर रहा था हमारा रेक्टम था, नीचे वाला क्या था हम लोग का रेक्टम, ऊपर वाला कोलन और ऊपर वाला क्या था सिलिकम ना। ये जो सबसे अधिक कार्य जो कर रहा था हम लोग का था रेक्टम। आई जो रेक्टम के माध्यम से जो बड़ी आंत होती है सबसे नीचे होता है रेक्टम, और रेक्टम के नीचे होता है गुदा द्वार, और गुदा द्वार के माध्यम से हमारा क्या होती है कि बोला गया कि उसी के पूरे कार्य विधि को बोलते हैं बड़ी आंत ना। तो जो गुदा के द्वारा ही हमारा जो पाचन जैसे हम लोग भोजन को ग्रहण के लिए उसमें जो अनपचा पदार्थ होता है उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। उसमें जो अनपचा पदार्थ होता है उसी को बाहर निकालने के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं, मल के रूप में हम बाहर के रूप गिरा देते हैं। है समझ में कि बड़ी आंत में यह कार्य विधि होता है। क्या जो कार्य विधि होता है मल को बाहर निकालना कार्य विधि बड़ी आंत में होता है। किसमें, बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत 3 प्रकार के होता है, एक सिकम, कोलन और रेक्टम। तो रेक्टम इसमें बहुत कार्य विधि निभाता है। हम आपको पाचन में बताए हुए अच्छी तरह से ना, वहाँ उस क्लास को देखिएगा। तो हाई जो 2 क्लास है ये 2 चीज़ आपको वहाँ पे अच्छी तरह से पाचन में समझ में आ जाएगा ना, वहाँ उस क्लास को भी देखिएगा तो बेहतरीन तरह से समझ में आएगा। चलिए हम लोग जानते हैं जैसे में हम लोग का विकृत आता है, क्या आता है, चौथा नंबर पर होता है विकृत ना। जो विकृत वही बोलते हैं हम लोग किडनी। तो जो विकृत का जो कार्य क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। कि चलिए हम लोग जानते हैं कि जो हमारा विकृत होता है हमारा का ही यही है हम लोग का विकृत का डायग्राम, मतलब कि जो संरचना होता है। हमारा जो किडनी होता है 2 जोड़ी मतलब 1 जोड़ी पाई जाती है। जोड़ी के मतलब कि 1 पेयर प्लस 1 पेयर का मतलब क्या होता है, 1 2 मतलब 2 गो को ही बोलते क्या बोलते हैं, 1 जोड़ी या 1 पेयर। ठीक है, हमारा जो किडनी होता है 2 होता है। इसका जो आकार के जब बात करते हैं तो जैसे सेम के आप लोग बीज देखे होंगे, इसकी आकार उसी के जैसा होता है, सेम के बीज की तरह ही होता है। हम जैसे सेम के बीज देखे होंगे, जो सेम खाते होंगे उसके जो बीज निकलता है छोटा छोटा सा ना, उसी के आकार का हमारा क्या होता है, किडनी होता है। ये जो किडनी होता है पूरे पीठ के इधर होता है, इधर वाले भाग में होता है किडनी ना। यही है हम लोग का किडनी का डायग्राम। आप देखिए इसमें बात जान लेते हैं इसमें क्या क्या है ना। देखिए ये जो आता है इसके जो नल की जो पाइप आता है इसको बोलते हैं इलिफिरियल वेना कावा। इसको क्या बोलते हैं, इनिफिरियल वेना कावा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विनिफिरियल वेना। इसको लिखे हैं वेना है, क्या है, वेना कावा है ना, विनिफिरियल वेना कावा। इस जो पाइप के जो नाम है क्या है, विनिफिरियल वेना कावा, इस पाइप का नाम है। यही जो पाइप जो डायग्राम के रूप में बढ़ जाता है, ऐसे बढ़ जाता है, इसका नाम पड़ता है रेनल धमनी या विकृत धमनी। विकृत धमनी मतलब किडनी धमनी, किडनी धमनी मतलब रेनल धमनी। यही जो रेनल धमनी होता है, क्या होता है, रेनल धमनी। जो विकृत की जो धमनी होती है यही होती है जो रेनल धमनी के माध्यम से या विकृत धमनी के माध्यम से यहाँ से प्रश्न पूछता है। आए समझ में। अब ये जो बाहरी भाग होता है, जो विकृत मतलब कि जो किडनी का जो बाहरी परत होती है उसको हम बोलते हैं रेनल आवरण। क्या बोलते हैं, रेनल आवरण। क्या बोलते हैं, विकृत आवरण। रेनल को ही बोलते हैं विकृत, रेनल को ही क्या बोलते हैं, विकृत आवरण बोलते हैं। किडनी के पहली जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं, पहली परत को क्या बोलते हैं, रेनल आवरण या किडनी आवरण या विकृत आवरण। है समझ में ना। अब ये जो हम लोग का जो इस इधर लिखा गया है वही भाग हम लोग का इधर भी होता है। अब यहीं पे है जो निकलता है इस पाइप को बोलते हैं विकृत शिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकृत शिरा। क्या बोलते हैं, विकृत शिरा। हम लोग जो विकृत शिरा होता है, हम शिरा आप लोग को पढ़ाए थे, जब हम रक्त पढ़ाए थे तो शिरा होता है और धमनी होता है। धमनी में कैसा ब्लड का प्रवाह होता है, तो शुद्ध ब्लड। और शिरा में कैसा, अशुद्ध ब्लड। क्या होता है, शिरा में अशुद्ध ब्लड का हम लोग का होता है, प्रवाह होता है। और धमनी में हम लोग का कैसा ब्लड,
शुद्ध ब्लड का प्रवाह हो रहा था, तो वहाँ पे हम बताए थे कि शिरा क्या होता है, धमनी क्या होता है। नया शब्द आता है तो उस क्लास को खोलिएगा। रक्त के बारे में हम बताए हुए हैं। रक्त का हम लोग का कम से कम 3 या तो 4 क्लास चला हुआ है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से हम लोग डाल चुके हैं, उसको देख लीजिएगा ना, पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में। अब जो हमारा आता है, जो नीचे वाला जो भाग होता है, यही जो पाइप निकाला इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। यही दोनों भाग होता है। इसके जो प्रक्रिया उधर होता है वही प्रक्रिया इधर भी होता है ना, इसलिए इधर हम नहीं लिखे हैं, उसी प्लॉट ही लिख लिए। इसी के ऊपर होता है हम लोग का दोनों साइड होता है एनिड्रियल ग्रंथि होती है जो हार्मोन निकालती है। जो एनिड्रियल ग्रंथि होती है, एनिड्रियल ग्रंथि जो हार्मोन को निकालता है, और हार्मोन निकालने के बाद इसकी संवेदन शक्ति को बनाए रखता है। किसके? किडनी की संवेदन शक्ति को बनाए रखने का कार्य कौन करता है? एनिड्रियल ग्रंथि। ये सीधे ब्रेन से जुड़ी होती है। इससे ब्रेन के संबंध में सब जुड़ा रहता है कि किस तरह से कार्य करता है ना, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी बोलते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए हमारा जो ब्लड आया, क्या आया है? जो रेनल धमनी के माध्यम से हमारा जो ब्लड आया एक में, अभी ब्लड आया तो ब्लड जो आता है इससे हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। तो जब भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो उससे हमें मिलता है पोषक तत्व। पोषक तत्व जो होता है सीधे ब्लड में क्या होता है, सीधे जाकर मिल जाता है। अब वो जो ब्लड होता है जिससे हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं तो उससे हमें पोषक तत्व मिला। अब वो जो पोषक तत्व होता है सीधे जाता है ले जाके ब्लड को देता है। अब ब्लड को ले जाकर देता है, अब ब्लड सीधे ले जाता है कहाँ? किडनी के पास, कि इसे सप्लायर कर दो। कि जो मनुष्य है, प्राणी है, या कई अनपचा चीज़ को, मतलब अनपचा चीज़ ग्रहण किया है तो उससे पचा लिया है, तो कई इसमें ऐसे जीव तत्व का भी ग्रहण किया है जो शरीर के लिए हानिकारक है। कौन बोलता है? ब्लड कहता है। तो तुम जो किडनी है इसे बोलता है कि तुम जो किडनी हो इसे साफ करो। किसको? ये ब्लड को। हम जो ब्लड लाए हैं ये पोषक तत्व ब्लड है। ये जो मनुष्य प्राणी इतना बड़ा शरीर है, ये क्या क्या ग्रहण कर लिया है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पा रहे हैं। इसमें जो खराब चीज़ है उसको बाहर निकाल दो। रक्त बोलता है किडनी को इसमें से बाहर निकालो। अब उस सीधे ले आके रक्त देता है किडनी को। अब किडनी अपना नेफ्रॉन के माध्यम से, एक में मतलब कि पाया जाता है लगभग 15 लाख नेफ्रॉन। कितना होता है? एक में अगर 15 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है प्रत्येक में, तो इसमें भी क्या पाया जाता है? 15 लाख। लगभग दोनों में कितना होता है? 30 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। किसमें? कि दोनों को अगर मिला लेते हैं तो लगभग 30 लाख नेफ्रॉन लगभग के फॉर्म में माना जाता है। एक में 10 से 12 लगभग 15 लगभग माना जाता है ना नेफ्रॉन। अब इस सीधे ले जाके नेफ्रॉन को देता है। किसको? तो अपना ले जाके सीधे ब्लड नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन इसे माध्यम से, जैसे हम आपकी जो कार्य विधि है इसमें बताए हुए हैं कि किस तरह हमारा ब्लड सप्लाई होता है। अब नेफ्रॉन सीधे उसे अवशोषित करता है। उसमें कई कार्य विधियाँ होती है, उसे अवशोषित कर अब जो उसमें अनपचा प्राप्त होता है, मतलब अनपचा मतलब कि जो खराब है शरीर के लिए, उस चीज़ को अवशोषित कर लेता है और उसे यूरिन के माध्यम से सीधे बाहर निकाल देता है। अब वो सीधे जो अनपचा मतलब कि जो उसमें शरीर के लिए हानिकारक तत्व है, पदार्थ है, न्यूट्रिएंट्स है, उसे सीधे देता है। इसको देता है। किसको देता है? मूत्रवाहिनी को। अब मूत्रवाहिनी सीधे ले आकर किसको देता है? मूत्राशय को। मूत्राशय में ले आके भर देता है। कौन? मूत्रवाहिनी। अभी कौन दे रहा था? नेफ्रॉन दे रहा था। अभी से सीधे दे रहा था। अब दोनों कार्यवाही क्रिया हो रहा है। अब दोनों जो किडनी होता है, हम एक किडनी पर भी जी सकते हैं। जितना हम लोग एक किडनी पर भी जी सकते हैं, लेकिन जितना हम कार्य अभी कर रहे हैं, अगर हम एक किडनी पर उतना कार्य नहीं कर सकते हैं। ऐसा समझ में, मतलब कि हम ओनली खाली जी सकते हैं और खाना खा सकते हैं और टहल सकते हैं। कोई वर्कर, हार्ड वर्कर हम नहीं कर सकते हैं। इसका एक किडनी होगा ना। ऐसा समझ में। ये था राइट किडनी, ये था हम लोग का लेफ्ट किडनी ना। अभी यहाँ से जो उसमें से अनपचा चीज़, जो जिसमें कोई भी चीज़ निकल रहा, जैसे यूरिन होता है, क्या होता है? यूरिया होता है, नाइट्रोजन होता है, यूरिया होता है। जिससे यहाँ पे आप लोग हम लिखे हैं कि हम लोग को यूरिया निकलता है, लवण निकलता है, यूरिक अम्ल निकलता है। ये सब क्या है हमारे लिए? H2O निकलता है। जैसे हम जल को ग्रहण करते हैं तो ये सब क्या है? हमारे लिए, शरीर के लिए हानिकारक है। हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। अभी सबको बाहर हमको निकालना पड़ता है। जैसे में जल हो गया 95% है, लवण है जो 2% है, यूरिया जो है जो 2.6%, यूरिक अम्ल 0.3% हमारे शरीर में जाएगा तो क्या होगा?
हानि होगा। अब इसको बाहर निकालना भी अति आवश्यक है। अब वो सीधे जो नेफ्रॉन होता है उसे अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करने के बाद सीधे मूत्रवाहिनी को देता है, मूत्रवाहिनी सीधे मूत्राशय को देता है। अब मूत्राशय के अंदर भरा रहता है ना। अब इसी के अंदर नीचे वाला भाग क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। या कई समय के बाद क्या होता है कि सीधे ब्रेन से संबंध जुड़ा होता है। जैसे ही टंकी भर जाता है तो सीधे क्या बोलता है, बाहर जाने के लिए ब्रेन बोलता है शरीर को। फिर जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उसे टंकी को फिर क्या करते हैं, खाली कहते हैं। ऐसा में अब इसमें से जो ब्लड शुद्ध होता है अब सीधे कहाँ जाता है, हम लोग को किडनी के पास जाता है। किडनी से सीधे कहाँ जाता है, हम लोग का हृदय के पास ना। अब हृदय कहता है तू तो शुद्ध होके आई लो ना, अभी तो तू खाली न्यूट्रंस लेके आई लो, एकदम तत्व लेके आया, एकदम बहिमा बेमा तत्व जो शरीर के लिए तुम्हें अति आवश्यक है। कौन बोलता है, हृदय बोलता है। अब हृदय सीधे देता है पंपिंग करने के लिए, बोलता है कि नहीं शुद्ध होने के लिए देता है कि जाओ तुम ऑक्सीजन लेके आओ। किसको बोलता है, ब्लड को। अभी सीधे ब्लड सीधे जाता है कहाँ, फेफड़ा में। फेफड़ा फिर आता है, बोलता है कि फेफड़ा अब दे देता है ब्लड को ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन कहता है कि हम भारी हो गए, हम ना जा सकता नहीं, हम अगर ठेले के पड़े तो ठेल के संग किडनी के पास पहुँचाता है। किडनी बोल रहा है कि हृदय के पास पहुँचाता है। कौन, फेफड़ा। फेफड़ा बोलता है कि हमारे पास इतना छकेंगे कि तुम तुम्हारे शरीर में विदा करेंगे, हम ठेल के संग तुम्हारे हृदय के पास विदा कर देंगे। हमारा हृदय दोस्त है, इसका जो एक ही कार्य है जो पंपिंग कर पूरे शरीर तक पहुँचाना ब्लड को। अब आता है सीधे ठेल के सीधे विदा करता है हृदय में। अब हृदय उसे पंपिंग मार के सीधे कहाँ विदा करता है, शरीर के अनेक भागों तक, पोषक तत्वों तक विदा करता है। अब उधर से कोशिका खोज रहा था कहाँ से आएगा पोषक तत्व, आ रहा है इधर से कि हृदय ठेला हुआ है, तुरंत चौकता है पोषक तत्व कोशिका लेता है और कोशिका सीधे माइक्रोकोंडिया फिर अपना एनर्जी बनाता है। जिस तरह हम आपको यहाँ पे लिखे थे ना कि ग्लूकोज मिलता है, ऊर्जा बनता है, कैसे बनता है तो हमको बता चुके हैं ना। अब सीधे मिलता है हम लोग को। आप सबसे जानते हैं कि किडनी से कुछ महत्वपूर्ण बातें के बारे में, मतलब कि किस तरह हमारे जो रक्त होता है शुद्ध होता है, कैसे होता है हम बता दिए आप लोग को ना, कि रक्त किस तरह शुद्ध होता है और ये जो जल होता है, लवण होता है, यूरिन होता है, अम्ल होता है, कैसे बाहर निकलता है हम आपको ये भी बता चुके हैं ना। तो कुछ रक्त से विकृत से महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, उस जानकारी का भी हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं किस जानकारी के बारे में जानते हैं ना। चलिए, ये बोल रहा है कि सबसे प्रमुख उत्सर्जन अंग इसकी संख्या 2 होती है। मतलब कि ये जो हमारा अंग है विकृत, यह सबसे प्रमुख उत्सर्जक अंग है। क्या है, सबसे प्रमुख उत्सर्जित अंग है। इसकी जो संख्या की बात करते हैं तो कितना होता है, 2 होता है। हमारा जो विकृत होता है कितना होता है, 2 होता है, बताए हुए हैं। जो आकार में सेम के बीज की तरह होता है। हम बताए हैं कि जो विकृत होता है इसकी आकार कैसा होता है, सेम के बीज की तरह, बता चुके हैं आप लोग को। बोले हैं कि प्रत्येक विकृत का भार लगभग 140 ग्राम होता है। प्रत्येक के मतलब हमारा जो किडनी है इसकी भार की बात करते हैं 140 ग्राम होता है। कितना, 140 ग्राम। अब इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई के बारे में जान करते हैं। इसकी अगर लंबी की बात करते हैं तो 10 सेंटीमीटर लंबी होती है हमारा विकृत, 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 9 सेंटीमीटर हम लोग का मोटी होती है। 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 9 सेंटीमीटर मोटी होती है। पता चलता है कि हमारा जो किडनी है कितना सेंटीमीटर का है, कितना चौड़ाई का है, कितना मोटाई का है। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से ना कि हमारे किडनी की लंबाई कितना होती है, 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना होता है तो 5 सेंटीमीटर। मोटाई कितना होता है तो 9 सेंटीमीटर। याद रखिएगा ना, बेहतरीन से याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बोलते हैं कि जो आंतरिक प्रवेश द्वार को हाइलम बोलते हैं कि हाइलम जो हमारा जो प्रवेश द्वार हो रहा है, जैसे हमारा जो ब्लड लेके जा रहा है सीधे यहाँ से पोषक तत्व को, तो उस सीधे प्रवेश कर रहा है। आंतरिक प्रवेश जो द्वार होता है उसे बोलते हैं हाइलम। आंतरिक प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं, हाइलम। प्रत्येक विकृत में 10 से 12, मतलब लगभग में बोले हैं कि 15 लाख 10 से 12 छोटे छोटे नेफ्रॉन होते हैं, जो लगभग हम लोग 15
लाख मान ही लेते हैं, इसलिए बोलते हैं 30 लाख ना, दोनों ओर मिलाकर। तो लगभग 10 से 12 लाख, ये मतलब कि 10 से 15 लाख भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, इसको दो बोलते हैं 10 से 15 लाख, लेकिन लगभग में, ऐसे में लगभग में छोटे छोटे नेफ्रॉन होते हैं। अभी जो 10 से 15 लाख हैं तो छोटे छोटे रहेंगे, तभी ना हमारा इतना ही 114 ग्राम 140 ग्राम का हमारा किडनी है, 10 से 15 लाख नेफ्रॉन है। तो मतलब कि बहुत छोटा छोटा माइक्रो लेवल के छोटा छोटा के आकार के होगा कौन, हमारा नेफ्रॉन। उसी में हमारा क्या होता है, ब्लड शुद्ध होता है ना, उसी में हम लोग का क्या होता है, ब्लड शुद्ध होता है। किसके माध्यम से, नेफ्रॉन के माध्यम से। बोला है कि स्टडी ऑफ किडनी को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। हमारा जो किडनी है उत्सर्जन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसीलिए किडनी के स्टडी ऑफ नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ नेफ्रोलॉजी। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो नेफ्रोलॉजी। किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी आया समझ में। मनुष्य के उत्सर्जन, बोल रहा है कि जो मनुष्य के उत्सर्जन के वास्तविक कार्य नेफ्रॉन है। जो मनुष्य के जो उत्सर्जन की जो बात करते हैं, अगर वास्तविक कार्य अधिक से अधिक कार्य किसका है, हम लोग का नेफ्रॉन का है। अधिक से अधिक कार्य वास्तविक है किसका है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के माध्यम से हम लोग का होता है जो उत्सर्जन कार्य होता है, नेफ्रॉन के माध्यम से ही। नेफ्रॉन उत्सर्जित इकाई है। जो हमारा जो नेफ्रॉन है क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जित इकाई है, मतलब कि उत्सर्जन करने वाला एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे में कोई घर में एक परिवार चलाने वाला मालिक होता है, उसी प्रकार हमारा पूरा किडनी को, ब्लड को शुद्ध करने में जो कार्य करता है कौन है, हमारा नेफ्रॉन है समझ में। सबसे महत्वपूर्ण अंग। तो कोई घर में आता है बाहर से तो कहता है कि थोड़ा मालिक जी को बुलाइए, घर के मालिक के हो, बोला जाता है ना। तो उसी प्रकार हमारा तो मालिक के नाम तो उनकी फेमस रहेला। घर में जो मालिक रहता है उसका नाम फेमस रहता है ना, कि मालिक साहब हैं, उनका नाम है फलाना सिंह ना, तो थोड़ा नाम चलता है उनका, घर में अच्छी तरह से चल रहे हैं। तो उसी प्रकार हमारा जो किडनी है, किडनी को नामकरण करने का अगर काम अच्छी तरह अगर मेहनत कर रहा है तो कौन, हमारा नेफ्रॉन है। इसीलिए नेफ्रॉन के स्टडी ऑफ किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी को नेफ्रॉन के नाम पर ही हम लोग का क्या पढ़ा है, नेफ्रोलॉजी। इसलिए स्टडी ऑफ नेफ्रोलॉजी कहते हैं। आया समझ में। आप बोला है कि प्रत्येक नेफ्रॉन के मुंह पर, ये जो प्रत्येक जो नेफ्रॉन है, प्रत्येक नेफ्रॉन के मुंह पर कटोरी, कैसी कटोरी या प्लेनुमा, बोल रहा है कि प्लेनुमा, बोल रहा है कि प्लेनुमा संरचना पाया जाता है। प्लेनुमा जैसे कटोरी आप लोग देखे होंगे, ऐसा ऐसा ना, कटोरी जैसी संरचना पाई जाती है जो प्लेनुमा पाई जाती है, जिसे बोमेन संपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट बोलते हैं। इसी कटोरी के जो नाम रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, बोमेन संपुट। ये बोला है कि जब प्रत्येक नेफ्रॉन के मुंह पर, जो हमारा जो नेफ्रॉन हो गया, इसके जो मुंह पर पाया जाता है कटोरी नेमा या प्लेनुमा जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट। आप बोले कि जो नेफ्रॉन के मुंह पर लगे कटोरी का नाम क्या है, प्लेनुमा, या ये क्या है, एक संरचना प्रदान करता है, कि संरचना प्रदान करने का हम क्या है, प्लेनुमा। अगर इसके अगर नाम पूछेगा तो क्या होगा, बोमेन संपुट। जो कटोरी आकार की जो नाम होता है क्या, उसका नाम होगा प्लेनुमा। तो क्वेश्चन पूछेगा हम लोग का प्लेनुमा से, और ना रहने पर इसका क्या होगा, प्लेनुमा होगा। क्या होगा, प्लेनुमा। अगर ना रहेगा तो हम लोग क्या होगा, बोमेन संपुट। ये ना रहा तो बोमेन संपुट। अधिक मात्रा में जो क्वेश्चन आता है बोमेन संपुट से आता है। किसे, बोमेन संपुट से। इसके ना रहने पर इसको मारेंगे, इसको रहने पर इसको, ये दोनों दे दिया तो सबसे पहले इसको मानेंगे। नेफ्रॉन के मुंह के आकार कैसा है, मुंह पर जो कटोरी में संरचना है उसका क्या होगा, बोमेन संपुट। अगर दोनों रहा तो इसको मारेंगे, अगर ये नहीं रहा तो इसको मार देंगे। आए समझ में। ये ना रहा तो इसको मार देंगे, ध्यान देना। आप बोला कि बोमेन संपुट ही रक्त को
छानता है। हमारा जो बोमेन संपुट है यही न रक्त को छान रहा है। तो नेफ्रॉन के अंदर हमारा क्या पाया जा रहा है, कटोरी जैसा बोमेन संपुट। ये जो बोमेन संपुट है रक्त को छानता है या निष्पादन करता है। बोमेन संपुट के पदार्थों को अवशोषित करता है। ये जो बोमेन संपुट है, बोमेन संपुट जो कटोरी नुमा संरचना है, इसमें जितने भी जा रहा है क्या बोल रहा है कि अपशिष्ट पदार्थ को ये अपने अंदर क्या कर रहा है, समाहित कर रहा है। अपने अंदर समाहित कर सीधे दे रहा है किसको, मूत्रवाहिनी को। यहाँ पे बताए ना कि नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन के अंदर हम बताएं कि नेफ्रॉन के अंदर बोमेन संपुट होता है। हम ये बताएं कि नेफ्रॉन जो उसको अवशोषित कर लेता है। तो हम बताएं कि अगर कार्य विधि बताएंगे तो हम बताएं कि वहाँ पे एक बोमेन संपुट पाया जाता है जो नेफ्रॉन के अंदर पाया जाता है। किसके, नेफ्रॉन के अंदर। इसकी आकार कटोरी नुमा होती है। क्या, कटोरी नुमा या प्लेनुमा होता है ना। अब ये जो होता है अवशिष्ट पदार्थ को अपनी ओर अंदर कर लेता है और उस सीधे अंदर कर सीधे देता है मूत्रवाहिनी को। किसको बोलता है, यूटेरस को देता है ना। अब इस सीधे मूत्रवाहिनी को देता है, मूत्रवाहिनी सीधे ले आके सीधे देता है मूत्राशय को। मूत्राशय सीधे मूत्र मार्ग बनता है। मूत्र मार्ग के माध्यम से सब सीधे क्या करते हैं, बाहर निकालते यूरिन के माध्यम में। ऐसा समझ में, बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। ठीक है। अब जो होता है विकृत में रक्त को छाना जाता है। हमारा जो विकृत होता है रक्त को क्या करता है, छान देता है। इसलिए जो हमारा विकृत होता है रक्त को छानने का कार्य करता है। हमारा क्या होता है, विकृत रक्त को छानने का करता है। और कई लोग चोरवा क्या होता है, पियाक होता है। अभी क्या करता है कि अधिक मात्रा में जो एल्कोहल होता है उसमें एल्कोहल पाया जाता है। कि जो दारू होता है तो उसमें क्या होता है, पियाक मतलब कि वैसे लोग बोलते हैं कि एल्कोहल पी रहा है अधिक मात्रा में। अब एल्कोहल की मात्रा अधिक होगा तो उसमें हाइड्रोजन जाएगा, अधिक मात्रा में OH जाएगा। ये सब का है एल्कोहल है। COOH जाएगा। ये सब अधिक मात्रा में अगर जाएगा तो किडनी पे असर बोला जाता है। तो किडनी होने की खराबी क्या होता है, देखिए हम बताते हैं। मान लीजिए हम पोषक तक कर लिए, किडनी से संबंध ना होता है, लेकिन संबंध किस तरह होता है हम आपको जोड़ देते हैं। आप सीधे जाके भोजन पचा, जो दारू पी लिया तो सीधे गया आमाशय में। आमाशय तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है, उसे जितना मारना रहता है मारता है। अब मारने ही में क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ा ख़राब हो जाता है तो वही नासा काम करता है, नासा की तरह कार्य करने लगता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब मारने लगता है हाइड्रोक्लोरिक, अब ऊपर से में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पा रहे हैं, हाथों को पर एल्कोहल को, हमारे अंदर भी क्या पाया जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी दोनों में झगड़ा होगी तो नासा उत्पन्न होवे ना करेगा। दोनों के अंदर ऊपर से हम क्या पी लिए, एल्कोहल, और नीचे हमारा खुद का हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये दोनों अपने में खूब फरियाने लगता है, बाजाबाजी करने लगता है। तो वो गुस्सिया के क्या करता है, एकदम गर्म हो जाता है। कौन आदमी गर्म हो जाता है, काहे कि अब एकदम बुझाता है कि करना नासा हो जाता है। अब अंदर क्या हो रहा है, दोनों एल्कोहल का मिक्सचर हो रहा है, मिक्सचर बाजाबाजी हो रहा है, खूब पटका पटकुआ सब हो रहा है। तो पटका पटकुआ हो रहा है तो कौन नशा में होगा, जो पिएगा तो ना ऐसे ऐसे घूमता रहता है, भंगुआई चलता चलता है ना। आगे समझ में क्या है कि हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ऊपर से फिर हम अम्ल को ग्रहण करेंगे, मतलब कि एसिड को ग्रहण करेंगे, एल्कोहल को ग्रहण करेंगे। दोनों में खूब पटका पटकी होता है, मारा मारी होता है। क्या है, वो अम्ल कहता है कि हम तुम्हें क्षार बनाएंगे, अम्लीय बनाएंगे। ये बोलता है खुद हम अम्लीय अम्लीय के रूप में आ रहे हैं, मतलब कि एल्कोहल के रूप में आ रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हम बनेबे करेंगे। दोनों में खूब बासा बसी होगा, खूब पिटोवल होता है। अब उधर से पित्त से छोड़ता है, यकृत से पिता से वो क्षारीय बनाने का काम करता है। अब वो क्षारीय बनाने का काम कर रहा है, इधर से एल्कोहल खूब बाजाबाजी कर रहा है। अब दोनों के अंदर खूब बाजाबाजी होकर नाशा हो जाता है, तो शरीर एकदम घुमवाई चलता है, एकदम ऐसे ऐसे चलता है, कहीं गिरी हो जाता है। गिरेगा ना, क्या बोला एल्कोहल पीने का। अब ये जो एल्कोहल हो जाता है अधिक मात्रा में, अभी जाता है छोटे हाथ से माध्यम से सीधे आता है रेक्टम में, बड़ी आंत में पाया सिकम कोलम एक्टम। अब ये जो अवशोषित कर लेता है क्या चीज़ को, अनपचा चीज़ जो होता है तो उसे अवशोषित कर सीधे ब्लड को देता है, पोषक तत्वों के माध्यम में सीधे ब्लड को देता है। अगर ब्लड में आप यदि अधिक यूरिक के फॉर्म में या यूरिक एसिड के फॉर्म में या हाइड्रोजन के फॉर्म में अधिक मात्रा में आप जब आप एल्कोहल को ग्रहण करेंगे, अब वो सीधे कहाँ आएगा, किडनी में छानाने आएगा। अभी जो किडनी छानाने आएगा, अब ये जो हम लोग का बोमेन जो संपुट था, अब ये अधिक मात्रा में काम करे के पड़िए करा। अभी जो एल्कोहल पी ली ही
अधिक मात्रा में एल्कोहल हो जाए लगी ब्लड में। अब इन्हें अधिक मात्रा काम करे के पड़ी तो अधिक कारगर काम करी। आ तू पहले से होखबा कमजोर तो कमजोर होखबा तो इहो कमजोर हो जी बेचारा। कमजोर होगा तो कमजोर होबे ना करेगा, दारू जे पिए लो तो ऐसे ही कमजोर होखेला। तो ओकर क्या होता है, अब ये धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। कौन? बोमेन संपुट। अभी जो काम करना जब बंद कर देता है, अब इसी को बोलते हैं किडनी फेल। क्या बोलते हैं? अभी काम करना बंदे हो जी। अभी इसका काम करता अवशिष्ट पदार्थ को अवशोषित करना, यूरिक अम्ल को अवशोषित करना। अभी यूरिक एसिड सीधे शरीर में चल जाएगा ब्लड के माध्यम से। जब शरीर में यूरिक एसिड जाएगा तो हानि करेगा कि ना? अति आवश्यक हानि करेगा। तो बोला जाता है कि प्रोटीन अधिक मात्रा में मत पियो, इसलिए एल्कोहल नहीं पिया जाता है। आया समझ में? अगर कोई इसी का अगर कोई यूरिक अम्ल कहाँ भी बनता है, फिर प्रोटीन वाला के बन रहा था। बताए ना कि प्रोटीन जब अधिक मात्रा में जब कोई व्यक्ति ग्रहण कर लेता है, कहाँ था प्रोटीन, तो यो यूरिक एसिड बना रहा है। अभी कामवा करना धीरे धीरे बंद करी तो शरीर के अंदर जाए लगे यूरिक एसिड। अभी सीधे क्या होगा, शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। शरीर को फुलाने लगेगा, कमजोर बना देगा, हानि बहुत शरीर में फैलाने लगेगा। अभी शरीर के लिए क्या होता है, बोला जाता है कि प्रोटीन को अधिक मात्रा में दाल और मत खा। कोई चीज़ प्रोटीन से जुड़ा हुआ चीज़ों को बोला जाता है कि मना कर दिया जाता है कि दूध नहीं पीना है, मछली नहीं खाना है। जैसे में मछली में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, उसको मांस मछली को बंद कर दिया जाता है, दाल को बंद कर देता है। क्या है आगे समझ में ना कि हम लोग को प्रोटीन अधिक मात्रा में नहीं ग्रहण करना चाहिए ना। ढेर कार्य करे के पड़ी हमारा किडनी के हमारा ढेर कार्य करे पड़ी। ये सब वजह प्रोटीन हम अधिक मात्रा में ना करेंगे ग्रहण ना। अब ये जो हम लोग का था बोमेन संपुट के कार्यविधि जान गए, अच्छी तरह से जान गए, किस तरह किडनी फेल होता है वो भी जान गए। आगे समझे ना। आप बोल रहा है कि विकृत में रक्त को छाना जाता है और इसकी क्रिया को अपोहन कहते हैं। जो विकृत होता है, विकृत में हमारा रक्त क्या होता है, छनाया जाता है, उसी को बोलते हैं अपोहन। अपोहन की क्रिया परासरण विधि द्वारा होता है। कि जो अपोहन की जो क्रिया होता है परासरण विधि द्वारा होता है। किसके विधि द्वारा? परासरण विधि द्वारा। आगे समझ में। ये बोला कि डायलिसिस नलिका कृत्रिम अर्धपरागम झिल्ली है। इस जिसका किडनी खराब होता है तो उसका डायलिसिस कराया जाता है। क्या होता है? डायलिसिस लगभग 30 दिन पे, 28 दिन पे, 25 दिन पे होता है व्यक्ति का डायलिसिस होता है। अब डायलिसिस में क्या होता है कि यही जो हमारा कार्य विधि हो रहा था ये काम में ना करेगा तो ये ब्लड को शुद्ध होने के लिए सीधे किस में जाया जाता है? डायलिसिस मशीन में। ये बोला जाता है कि अर्धपरागम झिल्ली होता है, यह कृत्रिम अर्धपरागम झिल्ली होता है। ये कृत्रिम अर्धपरागम झिल्ली की बनी होती है जो रोगों का अशुद्ध रक्त गुजरता है। अब ये जो डायलिसिस मशीन के द्वारा सीधे जो रोग का जो जिससे रोगी हो गया कोई व्यक्ति तो उसका सीधे जो नस के माध्यम से सीधे ब्लड डायलिसिस मशीन में जाता है अशुद्ध रक्त। अब उसमें पाया जाता है, कई मशीन पाया जाता है जिसमें यही सब मशीन होगा, उसमें कृत्रिम के रूप में मशीन होगा। अब उससे क्या करेगा? ब्लड को अवशोषित करेगा। क्या अवशोषित करेगा? सोडियम को, कैल्शियम को, ऐसे कई चीज़ों को अवशोषित करेगा। लवण H2O को, लवण को, यूरिक को, अम्ल को, ऐसे बहुत सारे आदियों को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। अवशोषित कर फिर ब्लड को क्या करेगा? शुद्ध करेगा। और शुद्ध कर फिर शरीर में क्या किया जाता है? एक कोरे से ब्लड निकलता है तो एक कोरे से क्या होता है? चौक जाता है। इसी को बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस भी समझ गए कि डायलिसिस क्यों होता है? ब्लड को शुद्ध होने के लिए। कि ब्लड में जिसका किडनी खराब हो जाता है तो ब्लड को शुद्ध कराने के लिए हम क्या करते हैं? डायलिसिस कराया जाता है। और इसका लगभग मतलब कि कोई सी का अगर सफ़ा काम करता है, नहीं काम करता है तो उस व्यक्ति की अगर 7 से 8 दिन के अंदर भी मतलब कि क्या होता है? डायलिसिस कराना पड़ता है। अगर नहीं हुआ तो उस व्यक्ति का हो जाएगा, मौत हो जाएगा। और कम से कम इसके अगर फ़ी की बात करते हैं तो 5 से लगभग हमको 7 से 10 लग रहा है कि 10,000 लगता है इसका खाली ओनली इतना। अगर यहीं पे गरीब व्यक्ति का अगर डायलिसिस कराना होगा तो कहाँ से इतना रुपये देगा? तो गरीब व्यक्ति क्या हो जाते हैं? यहाँ पे गरीब व्यक्ति की मौत हो जाती है। कई ऐसे घटनाएं हम अपनी आँखों के द्वारा घटे हुए देखे हुए हैं। इसलिए अगर आप लोग भी अगर धूम्रपान कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ऐसे कई अनेक प्रकार के नशाओं मुक्ति से अगर मुक्त होना होगा तो जल्द ही करिए। क्योंकि अगर ख़राब हो गया किडनी
जो हमारा किडनी बचना बहुत मुश्किल है, समझ में। इसलिए किडनी को बचाना है, शरीर के अन्य अंग को बचाइएगा तभी आप स्वस्थ रहिएगा। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अन्य अंगों को भी स्वस्थ रखना होगा। तो वो अंग स्वस्थ कैसे होगा? अच्छी तरह से हम भोजन को ग्रहण करेंगे। भोजन ग्रहण करने से पहले एक फल का यूज करिए, कोई भी फल का यूज करिए, एक फल का यूज करिए जो पोषक तत्व तो हमारे लिए भरपूर मात्रा में मिलता रहे। आया समझ में ना अच्छी तरह से? ठीक है कि नशा नहीं करना है, नशा नहीं करना है, ठीक है। इसे में हम लोग मूत्र के रूप में, जैसे मूत्र को जब बाहर निकालते हैं तो ऐसे कौन कौन से कार्य विधि होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है ना, चलिए हम उसको बारे में जान लेते हैं। हम आपको जो बताए हुए हैं कि जो हमारा मूत्र होता है, मूत्र का निर्माण विकृत में होता है। हम आपको बता दिए कि जो हमारा विकृत है इसी में हम लोग का क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है। हम 95% क्या करते हैं, जल का बाहर निकालते हैं। कितना? H2O मतलब क्या होता है, जल होता है। 95% या 96% देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1-2% आगे पीछे हो सकता है, 95 की जगह पे कहीं 96 भी दे सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए, मतलब लगभग फॉर्म बोला जाता है। अब लवण की बात करते हैं। लवण जो होता है हम लोग का 2% होता है। लवण जो होता है हम लोग का कितना? 2%। और यूरिक बोला जाता है कि यूरिया जो होता है कितना? 2 से 6%। यूरिया जो निकालते हैं हम लोग मूत्र के माध्यम से 2.6%, 2.6% हम क्या करते हैं, यूरिया को निकालते हैं। और यूरिक अम्ल को अगर बात करते हैं तो 0.03% हम यूरिक अम्ल को निकाल रहे हैं। ऐसे कई चीज़ को भी हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं ना। अगर मूत्र के अगर पीएच मान की बात करते हैं तो हम लोग 4.8 से लेकर 8.4 के बीच होता है। हम एक बाइक लिख देंगे, कई जगह कई प्रभाव अपना दिखाता रहता है, मतलब कि बहुत सारे लोगों को देखें तो कोई बोलता है 6 बोल देता है, 6.4 से 7.8। उन लोग को बातों पर मान जाइए, अगर हम जो बता रहे हैं उस ध्यान देखिए कि जो 4.8 से 8.4 के अगर अंदर आप रहिएगा तो कोई दुनिया कहाँ जहान से कहीं से पूछे बोले तू अंदर में रहब, एकरा अंदर रहब तो भटकब ना। वो कहीं 6.4 तक कह दे कि हमारे मास्टर लिखवा दे 4.8 से 8.4 के अंदर इतना ही होता है। आगे समझ में? इसके अंदर इसका क्या होता है, पीएच वैल्यू होता है। तो कई जानवरों का, कई शाकाहारी, कई मांसाहारी का सबका अलग अलग होता है। कि जो मांसाहारी खाता है, ग्रहण करता है, उस लोग का जो मूत्र होता है बहुत, मतलब कि वो लोग का पीएच मान थोड़ा अलग टाइप का होता है। जो शाकाहारी मनुष्य होता है उन लोग को जो पीएच मान के अगर बात करते हैं तो उन लोग का सब अलग हो जाता है। आया समझ में? तो उसी के माध्यम पे उन लोग बोलते रहता है, तो उससे दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा ना, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग जो जैसे मूत्र का अगर पीला होना यूरोक्रोम के कारण में होता है। जैसे हम लोग का जो मूत्र होता है पीला काहे करते हैं, जैसे में कोई व्यक्ति का होता है कि थोड़ा पानी अधिक मात्रा में नहीं करता है, नहीं लेता है, तो रक्त क्या होता है, थोड़ा पीला निकलने लगता है। तो वो जो पीला निकलता है यूरोक्रोम हो के कारण, हमारा यूरोक्रोम निकलते रहता है। इधर से पानी जो अधिक मात्रा में तो पिएबे ना करके, पानी बहुत कम मात्रा में पिएगा तो यूरोक्रोमा की मात्रा अधिक हो जाता है, पानी की मात्रा कम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पीला पेशाब करते हैं। लेकिन ऐसे भी अगर आप पेशाब करते हैं तो यूरोक्रोम आता है, वो रक्त पेशाब को क्या करता है, मूत्र को पीला करने का काम करता है। ठीक है, हमारा जो मल निकलता है, जो मल अगर निकलता है तो वो भी जो हम लोग का जो पीला निकलता है, तो वो पीला क्या निकलता है, बिरुबिन के कारण। बिरुबिन के कारण हमारा जो मल होता है, बिरुबिन के कारण हमारा रक्त क्या मल जो होता है बाहर निकलता है। किसके कारण, बिरुबिन के कारण हमारा जो मल होता है बाहर निकलता है। तो किस रंग का निकलता है, पीले रंग का। तो बिरुबिन के कारण हमारा क्या होता है, मल पीला होता है। आगे समझ में बोल रहा है कि जो हम 24 घंटे में अगर जो मूत्र को अगर हम निष्कासन करते हैं, जो बाहर निकालते हैं, तो लगभग हम बोलते हैं कि 1000 से लेकर 1800 ml हम मूत्र को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। कितना, 1000 से लेके 1800 ml, यानी 20 से 30 ग्राम यूरिन बाहर निकाल देते हैं। कितना, 20 से 30 ग्राम हम लोग यूरिन बाहर निकाल देते हैं। है समझ में? आइए आप लोग को समझ में आया होगा कि जो हम लोग का शाकाहारी की अगर बात करते हैं कि जो शाकाहारी जो होता है, क्या शाकाहारी,
शाकाहारी की जो पीएच मान होता है 6.4 होता है। पीएच मान क्या होता है? 6.4 होता है पीएच मान। जो शाकाहारी होता है उसका पेशाब का बात कर रहे हैं कि जो मूत्र होता है उसका पीएच मान क्या होता है? 6.4 होता है। लेकिन हमारा जो मांसाहारी होता है उन लोग की अगर बात करते हैं तो उन लोग का जो 6 से 7 के बीच होता है। क्या होता है? 6 से 7 के बीच मांसाहारी क्या होता है? मांसाहारी। ये जो मांसाहारी हम लोग का होता है इसकी अगर बात करते हैं पीएच मान, क्या तो पीएच मान की बात करते हैं तो हम लोग का होता है ये 6 से मान लेते हैं 7। कितना? 6 से 7। ये जो हो रहा है 6 से 4 कहीं देता है कहीं 7 भी देता है। इसमें कोई दिक्कत कन्फ्यूजन होना चाहिए ना कि जो शाकाहारी की जो पीएच मान होता है 6.7 होता है और जो मांसाहारी जो होता है उसका क्या होता है? 6 से 7 के बीच होता है या भी होता है 6 या 7। ऐसा समझे कि इस सब का मूत्र कैसा होता है? और 6 से 7 है तो क्या उदासीन भी होगा, अगर 6 हो गया तो अम्लीय हो जाएगा, अगर सब 6.7 है तो भी तो अम्लीय के रूप में, मतलब कि जो शाकाहारी होता है क्या अम्ल के रूप में बाहर निकल रहा है यूरिन को। और जो मांसाहारी है मांस को ग्रहण कर रहा है तो अधिक मात्रा में यूरिक क्या होगा? यूरिक एसिड अधिक होगा, तो कहीं अधिक निकालता है तो कहीं बाहर कहीं क्षार के रूप में तो कहीं अम्ल के रूप में निकालते रहता है। समझ में इस चीज़ को। तो अच्छी तरह से जो जैसे 6.7 है यहाँ पे 6 से 7 बता रहा है तो कई इसका विधियाँ है जैसे मांसाहारी का अलग हो जाता है, शाकाहारी का अलग हो जाता है। तो कई बार शाकाहारी और मांसाहारी का पूछा हुआ तो आप इस चीज़ को बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए आप लोग को समझ में आया होगा पूरी अच्छी तरह से कि विकृत मतलब उत्सर्जन, मानव उत्सर्जन के बारे में। अगर आपको अच्छा क्लास लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। ठीक है, अगर अपने माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए अपने मेहनत करना न भूलिए। अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो मेहनत करना क्यों भूल रहे हैं? अपने सक्सेस को सफलता देने के लिए, अपने सक्सेस को सफलता देना चाहते हैं तो लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए मेहनत रात दिन करनी पड़ती है। अपने सक्सेस की सफलता को पाने के लिए, मतलब अपनी सफलता को पाने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। वे व्यक्ति जो रात को दिनों तक मेहनत नहीं किया वह सफल कभी नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने सपने के लिए, अपने मंजिल के लिए रात दिन लग जाता है वही व्यक्ति क्या होता है? सफल होता है। तो अपने मंजिल को अगर पाना चाहते हैं तो मेहनत करना मत भूलें। अपने मंजिल को पाना चाहते हैं तो मेहनत करना मत भूलें। अपने माँ बाप के सपने को अगर साकार करना चाहते हैं तो तुरंत पढ़ाई छोड़कर कभी मत भागिए। पढ़ाई छोड़कर कभी अगर भाग गए, कभी क्या होता है कि बच्चा देखते रहते हैं कि चलो आज 2 घंटा पढ़ लेनी बहुत हो गई, आज हम जाते घूमे, ऐसा कभी सोच मत रखना। देखे हैं जैसे जहाँ पे कई लोग क्लास जरती रहती है, घमंड होता है कि हम 4 घंटा पढ़ ले, 5 घंटा, एक क्लास चलता है वहाँ पे चल जाएगा, खाली पता चल जाएगा। तुम्हारे से मुकाबिल व्यक्ति क्या होते हैं? जल कर राख हो जाते हैं। तुम्हारे से मुकाबिल व्यक्ति जल के राख हो जाते हैं। तुम्हारे 1-2 घंटे पढ़ने में तुम्हारे इतना घमंड दिया जाता है, कभी ऐसा मत सोचना। माँ बाप तुम्हारे लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं, तुम अपना पढ़ाई करो, माँ बाप के सपने को साकार करो। साकार करेगा तभी एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। माँ बाप को सपनों को अगर साकार कर दें एक अच्छा व्यक्ति बन गए। माँ बाप के सपने को इतना बड़ा बनाए रखते हैं कि अगर हमारा बेटा बन जाए, कोई भी अधिकारी बन जाए, सपना बनाए रखते हैं। आप लोग उस सपने को तोड़ने पे लगे रहते हैं, कई रंग बिरंगे में लगे रहते हैं, मतलब कि लाल पीर हरियर में लगे रहते हैं। ऐसा कार्य मत करिए, जीवन बर्बाद ऐसा हो जाता है लाल पीर हरियर से। सब लव सब के चक्कर में पड़े रहते हैं, जीवन बर्बाद। सबसे अधिक बोला जाता है कि यही है कि जो जीवन बर्बाद करने में यही चल रहा है। क्योंकि आप लोग की जो उम्र हो जाती है, जो वृषण का ही एक ऐसा देन है कि जो टेस्टिट निकलता है, मतलब कि टेस्टिट मतलब कि 12 से 18 साल की उम्र में निकलने लगता है। आप लोग जवान होने लगते हैं। जवान जब होते हैं तो थोड़ा आप लोग का हार्मोन एक्टिविटी थोड़ा अधिक हो जाता है, हार्मोन एक्टिविटी अधिक हो जाता है तो आप लोग थोड़ा फीमेल और मेल की तरफ क्या होते हैं संबंध बनने लगता है। तो उस चीज़ को अगर आप बचा लिए तो अपने भविष्य को बना लिए। पर फीमेल और मेल से अगर आप संबंध दूर रखें तो भविष्य को बना सकते हैं। ठीक है, और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं ग्लोबल साइंस स्टडी के साथ। और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करना और
बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा, तो एक बार आप लोग के पास भी वीडियो, अगर कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो आपके पास जल्द से उपेगा, ठीक है। और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करना भी ना भूलिए। अगर आप एक कमेंट हमारे लिए अगले वीडियो बनाने में, कि आपको कैसा वीडियो लगा, कैसे समझ में आया, आप बताइएगा तभी हमको पता चलता है, ठीक है। जब तक ना बताए तब हमको क्या पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है, या आपको क्लास अच्छा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ठीक है। जब तक बताइएगा तब तक हमको अच्छा लगता है। जैसे में कोई भी व्यक्ति अगर कमेंट करता है कि हाँ सर आपने अच्छी तरह से बताया है, बहुत तरह से अच्छी तरह से बेहतरीन तरह से बताए हुए हैं, तो लगता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक हम छोड़ रहे हैं तो उस टॉपिक को लिख कर डाल दीजिए कमेंट में, हम उस टॉपिक को अच्छी तरह से बता देंगे एक वीडियो बनाकर, ठीक है। और अगर इस वीडियो को दोस्तों के पास अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय दोस्तों, ठीक है, नमस्कार।